फिल्म की शुरुआत होती है उन 8 कैंडिडेट से जो एक जानी मानी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट के फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सभी कैंडिडेट्स यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे पड़ाव पार कर चुके थे। वे सभी तैयार होकर एक बंद कमरे में जाते हैं और 1 से 8 के नंबर वाली अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वहाँ हर एक टेबल पर एक क्वेश्चन पेपर और एक पेंसिल रखी होती है और सामने एक टाइमर लगा होता है। थोड़ी ही देर में एक हथियार बंद गार्ड अंदर आता है और दरवाजे पर तैनात हो जाता है। अगले ही पल एक और आदमी कमरे में आता है। वह खुद को इस एग्जाम का इन्विजिलेटर यानी पर्यवेक्षक बताता है। वह उन 8 कैंडिडेट्स की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहता है कि कई क्वालिफाइड कैंडिडेट इस मुकाम तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं, लेकिन वह साफ कह देता है कि अगर ये लोग भी इस आखिरी पड़ाव को पार करने में नाकाम रहे तो उन्हें भी बाकी लोगों की तरह वापस घर लौटना होगा। इसके बाद इन्विजिलेटर उन्हें एग्जाम के 3 महत्वपूर्ण रूल्स समझाता है और रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। रूल 1, अगर किसी ने इन्विजिलेटर या वहां मौजूद गार्ड से बात की तो उसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रूल 2, अगर किसी ने अपने पेपर को जानबूझकर या अनजाने में भी खराब किया वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। रूल 3, अगर उनमें से कोई भी कैंडिडेट्स किसी भी कारण से इस रूम से बाहर गया तो उसे भी एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्विजिलेटर कहता है कि इस टेस्ट में उन्हें एक क्वेश्चन दिया गया है और उन्हें उसका आंसर लिखना है। यह बताने के बाद वह पूछता है एनी क्वेश्चन, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। फिर इन्विजिलेटर टाइम में 80 मिनट सेट करता है और वहां से निकल जाता है। कैंडिडेट्स अब अपने पेपर पलट कर देखते हैं और उनकी आंखें फैल जाती हैं। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। पेपर पूरी तरह ब्लैंक था। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर क्वेश्चन है कहाँ। तभी एक एशियन लड़की मन ही मन अंदाजा लगाती है कि शायद क्वेश्चन यही है। वह इस जॉब के लिए खुद को क्यों योग्य समझती है। यह सोचकर वह लिखने लगती है, मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब के लिए लायक हूँ। लेकिन जैसे ही वह इतना लिखती है, रूम में लगे कैमरा उसके पेपर पर फोकस करता है और गार्ड को एक सिग्नल मिल जाता है क्योंकि उसने गलत जवाब लिखकर पेपर खराब किया था। वह तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाती है। गार्ड उसे पकड़कर खींचता है और धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल देता है। यह देखकर बाकी कैंडिडेट्स की टेंशन बढ़ जाती है। अब उन्हें समझ आता है कि बिना क्वेश्चन जाने आंसर लिखना कितना भारी पड़ सकता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या। इसी तनाव के बीच एक आदमी अपने बगल वाले को फुसफुसा कर कहता है कि इन्विजिलेटर ने सिर्फ उनसे बात करने से मना किया था, एक दूसरे से बात करने से नहीं। और यह बात भी सच थी क्योंकि कैंडिडेट्स को बातें करके देखकर भी गार्ड बिल्कुल शांत खड़ा था। अब उनके पास क्वेश्चन समझकर आंसर देने के लिए सिर्फ 74 मिनट बचे थे। वह आदमी सुझाव देता है कि क्यों न सब मिलकर क्वेश्चन का पता लगाएं, फिर अपने अपने आंसर्स लिखें। बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत होते हैं। उन्हें लगता है कि यह एग्जाम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर लिखने का नहीं बल्कि टीम वर्क दिखाने का भी है। इसके बाद वह आदमी कहता है कि शायद एक दूसरे के नाम न लेने का भी रूल होगा, इसीलिए क्वेश्चन पेपर पर किसी का नाम नहीं लिखा है। वह सुझाव देता है कि वे एक दूसरे की पहचान के लिए रंगों के हिसाब से नाम रख लेते हैं, जैसे कैरेबियन आदमी का नाम ब्लैक, खुद का नाम व्हाइट, इंडियन आदमी का नाम ब्राउन और औरतों के उनके बालों के रंग के मुताबिक जैसे ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क रख लेता है। रूम में एक और आदमी बैठा था जो इनकी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा था। अपनी ही दुनिया में वो खोया हुआ था। इसी वजह से व्हाइट उस आदमी का नाम रख देता है बहरा, डिफ। इसके बाद व्हाइट अपनी सीट से उठ जाता है और ये साफ कर देता है कि यहाँ केवल इन्विजिलेटर के बताए हुए रूल्स ही लागू होते हैं। उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए वे लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन का पता लगाने की। इस पर ब्रूनेट कहती है कि हो सकता है क्वेश्चन इस पेपर पर ही लिखा हो और उसे छुपाने के लिए किसी इनविजिबल इंक या वाटर मार्क का इस्तेमाल किया गया हो। यह कहकर ब्रूनेट अपने पेपर को लाइट के सामने रखकर देखती है, लेकिन उसकी यह ट्रिक काम नहीं आती। इसी बीच ब्लॉन्ड कहती है कि हो सकता है पेंसिल सिर्फ लिखने के लिए नहीं दी गई हो, शायद पेपर पर शेड करने से क्वेश्चन उभर आए। व्हाइट ब्लॉन्ड को यह तरीका आजमाने को कहता है, लेकिन तभी ब्लैक उसे रुकता है और उन्हें याद दिलाता है कि इन्विजिलेटर के रूल्स में से एक रूल यह भी था कि अगर उन्होंने अपने पेपर को जानबूझकर या अनजाने में भी खराब किया डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसके बाद ब्लैक कहता है कि हो सकता है क्वेश्चन हम में से किसी एक के ही पेपर पर लिखा हो, इसीलिए सभी को अपने पेपर को लाइट के सामने रख कर देखना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग अपने पेपर्स
को लाइट के आगे रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। यहाँ डीफ अब भी उनसे किसी तरह का साथ नहीं दे रहा होता। यह देखकर व्हाइट जबरदस्ती उसका पेपर लेता है और उसे भी लाइट पर चेक करता है, लेकिन उसके पेपर से भी कुछ नहीं मिलता। तभी ब्लैक कहता है उन्हें एक बार सारी लाइट्स बंद करके भी देखना चाहिए, क्योंकि जिन लाइट्स को हम देख सकते हैं उनके अलावा कुछ ऐसी लाइट्स भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। हो सकता है ऐसी कोई लाइट यहाँ मौजूद हो। व्हाइट हैरानी से पूछता है कि अगर ये लाइट्स दिखाई ही नहीं देती तो हम इन्हें ढूंढेंगे कैसे। इस पर ब्रूनेट कहती है कि भले ही लाइट दिखाई न दे, लेकिन उसका सोर्स जरूर नजर आएगा। ब्लैक भी उसकी बात से सहमत होता है। इसी बीच ब्लॉन्ड देखती है कि सचमुच यहाँ कुछ हिडन लाइट्स मौजूद है। यह देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये हिडन लाइट्स उन्हें क्वेश्चन दिखा सकती है। इसीलिए ब्लॉन्ड सभी से उन लाइट्स के स्विच ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ ऐसा कोई स्विच मौजूद नहीं होता और रूल्स के मुताबिक अगर वे लोग स्विच ढूंढने कमरे से बाहर गए तो वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तभी ब्लैक कहता है कि ये सारी तो इमरजेंसी लाइट्स हैं, तो क्यों न यह जली हुई लाइट्स को तोड़कर इमरजेंसी क्रिएट किया जाए, जिससे ये इमरजेंसी लाइट अपने आप जल उठे। हालांकि इसमें एक मुसीबत थी, अगर ये इमरजेंसी लाइट्स नहीं निकली तो कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब सकता था। इसीलिए ब्राउन और ब्लैक इस बात को लेकर उलझन में थे, लेकिन व्हाइट यह रिस्क लेने के लिए तैयार था। वह सबको सहमति के तौर पर अपने हाथ खड़े करने के लिए कहता है। सभी ब्राउन को छोड़कर इस पर सहमत हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों की सहमति मिलती है। व्हाइट बिना देर किए एक चेयर उठाता है और कमरे की सारी लाइट्स तोड़ देता है। खुशकिस्मती से कमरे में ब्लू कलर की इमरजेंसी लाइट्स जल उठती हैं, जो अल्ट्रावायलेट जैसी दिखाई देती थी। यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन था कि क्वेश्चन मिल ही जाएगा, लेकिन जब वे अपने पेपर्स को इस लाइट्स के सामने रखते हैं तो फिर से केवल निराशा ही हाथ लगती है। तभी डार्क गौर करती है कि लाइट का ऊपर वाला आधा हिस्सा अभी भी बंद है, यानी उसके ऊपर एक और लाइट मौजूद है जो शायद अब टूटने पर जलेगी। यह देखकर वे लोग सावधानी पूर्वक सारी ब्लू लाइट्स भी तोड़ देते हैं और अब कैमरा इंफ्रारेड जैसे रेड रोशनी से भर जाता है। उन्हें फिर से लगता है कि शायद अब क्वेश्चन दिख जाए, लेकिन जब वे अपने पेपर्स को इस रेड लाइट के सामने रखते हैं तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब उनके पास सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। इसी तनाव में व्हाइट के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वह कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें सिर्फ अपना पेपर खराब न करने को कहा था, उसने यह नहीं कहा था कि हम किसी और का पेपर खराब नहीं कर सके। इतना कहकर व्हाइट उस एशियन लड़की का पेपर उठाता है जो एग्जाम शुरू होते ही डिस्क्वालीफाई हो गई थी। वह उस पेपर पर पहले ब्लॉन्ड द्वारा बताए गए तरीके से पेंसिल से शेड करने लगता है, लेकिन यह ट्रिक भी काम नहीं करती। फिर व्हाइट के दिमाग में एक और सुझाव आता है। वह पेपर के कई टुकड़े करता है और सभी को अलग अलग तरीकों से उसे भिगोने के लिए कहता है। वह सोच रहा था कि हो सकता है क्वेश्चन वाटर मार्क के रूप में लिखा हो और पेपर को भिगोते ही उभर आए। वह सभी को इसे थूक से भिगोने के लिए कहता है और खुद एक टुकड़े पर यूरिन करने लगता है। उसकी इस बेहूदगी को देखकर सब व्हाइट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन व्हाइट फिर भी नहीं रुका और पेपर को पीला करके ही छोड़ता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं निकलता। अब उनके पास सिर्फ 57 मिनट बचे थे और किसी के पास कोई आइडिया नहीं था। तभी वे देखते हैं कि डीफ अपनी सीट पर बैठा रो रहा है। वह ब्रोकन ग्लास पीसेज में कुछ देखता है और पेपर पर फ्रेंच भाषा में कुछ लिखता है। डार्क को फ्रेंच आती थी, इसीलिए वह उसके शब्दों का अनुवाद करता है। डीफ लिखता है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती, इसीलिए वे उसे अनसुना कर देते हैं। इसी बीच ब्राउन अपनी अटकलें शुरू करता है और कहता है कि शायद यह कोई जॉब इंटरव्यू या एग्जाम नहीं है, बल्कि उनके साथ एक खेल खेला जा रहा है। वह कहता है जरा सोचो, इस कमरे में दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए हैं। कोई अमेरिका से है, कोई फ्रांस से है, कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है। शायद वे लोग हमें यह तनाव भरा टास्क देकर हम पर दांव लगा रहे हैं। शायद सामने वाले मिरर के पीछे कोई हमें देख रहा है। यह सुनकर एक पल के लिए सब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन ब्रूनेट कहती है कि यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा। हो ना हो उस मिरर के पीछे इन्विजिलेटर या कंपनी का सीईओ ही होगा। हालांकि ब्राउन यह बात मानने के लिए तैयार नहीं होता।
वह ब्रूनेट से इस पर बेट लगाने को तैयार हो जाता है कि यह सिर्फ एक गेम है। तभी डार्क ब्राउन की बात को गलत साबित करते हुए कहता है कि ब्राउन इस एग्जाम को गेम इसलिए बोल रहा है क्योंकि वह खुद एक गैम्बलर है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका सीईओ कभी लोगों के सामने नहीं आता, लेकिन वह अपनी कंपनी के लिए हमेशा बेस्ट एम्प्लॉय चुनता है, इसीलिए यह एग्जाम इतना मुश्किल बन गया है। यह सुनकर ब्राउन डार्क से पूछता है कि उसे यह सब कैसे पता, क्योंकि यह एक आश्चर्य की बात थी कि उनमें से कोई को उस कंपनी का नाम तक नहीं पता जिसका वे एग्जाम देने आए थे। उन सभी ने तो बस वैकेंसी और बड़ा सैलरी पैकेज देकर यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि यह कंपनी फॉर्चून 500 यानी यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी 500 कंपनीज में से एक है, और एडवर्टाइजमेंट में उन्हें खास तौर पर मेंशन किया था कि कंपनी के बारे में कोई सवाल ना पूछा जाए। इस पर डार्क कहती है कि उसने भी बाकी सब की तरह वैकेंसी देखकर यहाँ अप्लाई किया था, लेकिन उसे इस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। वह आगे बताती है कि इस कंपनी का सीईओ अब खुद कंपनी को नहीं संभालता, उसने इसके लिए कई काबिल लोगों को रख लिया है, और ऐसे ही काबिल लोगों को चुनने के लिए वह कठिन और तनाव भरी परीक्षाओं का आयोजन करता है। सभी लोग इस कंपनी का नाम जानने के लिए बेचैन थे। इस पर डार्क उस कंपनी का नाम इनडायरेक्टली समझाने के लिए एक क्लू देती है। वह कहती है कि आज से 10 साल पहले एक वायरस पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ था, जिससे तंदुरुस्त लोग तक मरने लगे थे। तब एक मेडिकल रिसर्चर ने इस वायरस से लड़ने के लिए एक दवाई इजाद की और उसे पेटेंट कराया। उसी दवाई के आधार पर इस कंपनी की शुरुआत हुई। उनकी बनाई दवाई वायरस को पूरी तरह से खत्म तो नहीं करती थी, लेकिन काफी हद तक इन्फेक्शन को नियंत्रित करती थी, और इसी खोज की वजह से आज यह कंपनी हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। डार्क का क्लू सुनते ही ब्राउन समझ जाता है कि डार्क बेयोर नाम की कंपनी की बात कर रही है, लेकिन ब्राउन को यह बात बेतुकी लगती है क्योंकि बेयोर ने कुछ समय पहले एम्प्लॉयज की हायरिंग बंद कर दी थी। इस पर डार्क उसे बताती है कि इस बार बेयोर गुप्त रूप से एम्प्लॉयज हायर कर रही है। ब्लैक कहता है कि जरूर उन्होंने वायरस से फैले इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने की दवा इजाद की होगी, और वे भविष्य में बड़ी मात्रा में यह दवा मैन्युफैक्चर करने का सोच रहे होंगे। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इन सबको कंपनी में जॉब मिल जाए। इन्हीं बातों के बीच ब्रूनेट को रूम में लगे फायर अलार्म सिस्टम को देखकर क्वेश्चन पता लगाने का एक और आइडिया आता है। वह गार्ड के पास जाती है और उसकी जेब टटोलने लगती है। तभी उसे गार्ड की जेब में एक लाइटर मिल जाता है। ब्रूनेट कहती है कि इस कमरे की लाइट्स को देखकर उसे लगता है कि यह एक डार्क रूम हो सकता है, जैसे फोटोग्राफ्स डेवलप किए जाते हैं, और यह पेपर का एक फोटोग्राफिक डेवलपिंग पेपर हो सकता है। अगर ऐसा है तो फायर स्प्रिंकलर में फोटो डेवलपिंग फ्लूइड होगा, और वह पेपर पर पढ़ते ही क्वेश्चन उभर आएगा। यह सोचकर ब्रूनेट मेज पर चढ़कर लाइटर से फायर अलार्म एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइटर सेंसर तक नहीं पहुंचता। तभी व्हाइट उसे एक पेपर फोल्ड करके देता है, जिसे जलाकर ब्रूनेट अलार्म एक्टिवेट कर देती है। तुरंत स्प्रिंकलर से एक लिक्विड की बौछार होने लगती है। सभी कैंडिडेट्स अपने पेपर को इस फ्लूइड से भिगाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद उन्हें समझ आता है कि यह कोई डेवलपिंग फ्लूइड नहीं बल्कि सिर्फ पानी है। इस समय ब्रूनेट को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि व्हाइट ने चालाकी से उसी के हाथों उसका पेपर जला दिया था। ब्रूनेट इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाती है। गार्ड उसे भी धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देता है। व्हाइट की यह हरकत देखकर बाकी सभी उससे बेहद चिढ़ जाते हैं। तभी ब्लैक गुस्से में कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, रुक, अभी तेरी बत्ती गुल करता हूँ। और जैसे ही वह यह बोलता है, कमरे की सारी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। उन्हें समझ आता है कि लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड है। लाइट्स आउट बोलने पर बंद, लाइट्स अप बोलने पर चालू। यह देखकर सबको शक होने लगता है कि उनके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। इसी बीच व्हाइट फिर अपनी चाल चलता है। वह मासूम डेफ को बहलाकर उसके ही हाथों उसका पेपर फाड़ देता है, और डराकर वह पेपर खुद ही ले लेता है। इस वजह से डेफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, लेकिन बाहर निकलते समय उसका चश्मा कमरे में गिर जाता है। व्हाइट की इस घटिया हरकत से कमरे में मौजूद सभी लोग
अब उससे नफरत करने लगते हैं। तभी व्हाइट कहता है कि उसे क्वेश्चन का पता चल चुका है, लेकिन वह बाकी लोगों को बताने से इनकार कर देता है। यह सुनकर ब्लैक भड़क जाता है और बिना सोचे व्हाइट को जोरदार घुसा मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह व्हाइट को कुर्सी से बांध देता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है। ब्लैक उसे डिस्क्वालीफाई करने की कई नाकाम कोशिशें करता है। कुछ देर बाद व्हाइट होश में आता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वहीं व्हाइट खुलासा करता है कि वह भी वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसका जिक्र डार्क ने कुछ समय पहले ही किया था। इसीलिए उसे हर घंटे दवाई लेनी पड़ती है, जो उसकी जेब में ही है। अगर उसने दवाई नहीं ली तो वह मर जाएगा। व्हाइट दवा मांगने लगता है, लेकिन ब्लैक उससे पहले क्वेश्चन बताने को कहता है। व्हाइट पहले ही दवा का मांग करता है, तभी क्वेश्चन बताएगा। उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। ब्लैक उसकी जेब टटोलता है, पर वहाँ कोई दवाई नहीं मिलती। इससे ब्लैक को लगता है कि व्हाइट झूठ बोल रहा है, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ता और व्हाइट फिर से बेहोश हो जाता है। अब उनके पास क्वेश्चन ढूंढने के लिए बहुत कम समय बचा था। इसी बीच ब्राउन को डार्क पर शक होने लगता है। वह कहता है कि डार्क कंपनी के बारे में इतना कैसे जानती है। इसका मतलब वह उन्हीं लोगों से मिली हुई है और उन्हें क्वेश्चन ढूंढने से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ भेजी गई है। यह कहकर ब्राउन डार्क को कुर्सी से बांध देता है और उससे सच उगलवाने के लिए टॉर्चर करने लगता है। डार्क रोते हुए बताती है कि वह पहले इस कंपनी में काम करती थी, इसीलिए उसे कंपनी की थोड़ी जानकारी है, लेकिन वह उनसे मिली हुई नहीं है। वह भी बाकी सब की तरह जॉब चाहती है, इसीलिए अप्लाई किया था और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है। लेकिन ब्राउन, जो पहले सोल्जर रह चुका था, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। काफी यातना के बावजूद डार्क अपनी बात पर अड़ी रहती है। यह देखकर ब्राउन को एहसास होता है कि डार्क सच बोल रही है, क्योंकि इतने टॉर्चर के बाद भी एक बड़ा अपराधी सच कबूल कर लेता है। यह सोचकर ब्राउन डार्क को आजाद कर देता है और माफी मांगकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब उनके पास सिर्फ 20 मिनट बचे थे और किसी के पास भी क्वेश्चन ढूंढने का तरीका नहीं था। इसी दौरान वे देखते हैं कि व्हाइट अचानक डरने लगता है। उन्हें समझ आता है कि व्हाइट सचमुच इन्फेक्टेड है और उसे दवाई की सख्त जरूरत है, लेकिन दवाई तो उसके पास थी ही नहीं। सबको लगता है कि कमरे में किसी ने व्हाइट की दवाई छुपाई है, इसीलिए वे एक दूसरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन किसी के पास दवाई नहीं मिलती। तभी डार्क ध्यान देती है कि ब्राउन थोड़ी देर पहले च्युइंग गम चबा रहा था। अब उसके मुंह में कोई च्युइंग गम नहीं था। डार्क जब छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि ब्राउन ने वह दवाई टेबल के नीचे च्युइंग गम से चिपका रखी थी। डार्क दवाई को लेकर व्हाइट को देने जाती है, लेकिन ब्राउन उसके हाथ से दवाई छीनकर उसे वाटर ड्रेनेज में गिरा देता है। वे लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई नहीं निकल पाती। तभी व्हाइट को मौत के करीब जाते हुए देखकर डार्क कैमरे में इन्विजिलेटर से उसे बाहर निकालने की विनती करती है। इस दौरान ब्लॉन्ड अपने बालों की पिन से ड्रेनेज से दवाई निकालने में सफल हो जाती है और वह दवाई व्हाइट को दे देती है। व्हाइट की हालत सुधर जाती है, लेकिन इसका भारी हर्जाना डार्क को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से बात करके रूल तोड़ दिया था। इसी कारण डार्क भी डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है। अब कमरे में सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे। इस बीच ब्राउन व्हाइट से कहता है कि वादे के मुताबिक चूंकि ब्लॉन्ड ने व्हाइट की जान बचाई है, इसीलिए व्हाइट अब सबको क्वेश्चन बताने की जिम्मेदारी निभाए। इस पर व्हाइट बताता है कि यहाँ कोई क्वेश्चन है ही नहीं। असल में यह जॉब सिर्फ उसी को मिलेगी जो आखिर तक इस कमरे में बचा रहेगा, चाहे उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। यह कहकर व्हाइट गार्ड की बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ब्लैक बंदूक छीनकर व्हाइट पर तान देता है। सभी घबरा जाते हैं। ब्लैक कहता है कि व्हाइट गलत है, हो सकता है यहाँ सभी के लिए जॉब हो, क्योंकि इन्विजिलेटर ने कभी यह नहीं कहा कि सिर्फ एक को ही चुना जाएगा। लेकिन व्हाइट उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। वह बंदूक छीनने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक ब्लैक ट्रिगर दबाता है, पर बंदूक से गोली निकलती ही नहीं है। व्हाइट उस पर झपटता है और पेंसिल से उसे घायल कर देता है। ब्राउन बीच में आता है तो व्हाइट उसे भी बंदूक के जोर से घायल कर देता है। अब व्हाइट बंदूक उठाता है और समझ जाता है कि यह बंदूक केवल गार्ड के फिंगरप्रिंट से एक्टिवेट होती है। वह गार्ड
गार्ड के हाथों से बंदूक एक्टिवेट करता है और अब सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है। व्हाइट उन्हें चुपचाप रूम से बाहर जाने की धमकी देता है। डर के मारे ब्राउन रूम से बाहर भाग जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब बारी ब्लोंड की थी, लेकिन बाहर जाने से ठीक पहले वह ब्लैक को इशारा करती है और लाइट्स आउट बोलने का मौका निकाल लेती है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है। ब्लैक इस मौके का फायदा उठाकर व्हाइट की ओर बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही व्हाइट गोली चला देता है और ब्लैक गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। व्हाइट फिर देखता है कि ब्लोंड तो कमरे से बाहर गई ही नहीं, उसका एक पैर अभी भी भीतर था। व्हाइट उस पर निशाना साधता है, लेकिन तभी एग्जाम का समय समाप्त हो जाता है। व्हाइट हथियार फेंककर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और इन्विजिलेटर से कहता है कि वह इस जॉब के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है, इसलिए वे उसे जीत घोषित करें। तभी गार्ड अंदर आता है और व्हाइट को पता चलता है कि एग्जाम खत्म होने में अभी कुछ सेकेंड्स बाकी हैं, क्योंकि पहले किसी ने क्लॉक को आगे कर दिया था। इसीलिए व्हाइट ने गलती से इन्विजिलेटर से बात करके रूल तोड़ दिया था और इस तरह वह भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। व्हाइट के बाहर होते ही ब्लोंड कमरे में वापस आती है। वह डिफ के चश्मे पर नजर डालती है। ब्लोंड चश्मे और ग्लास पीसेस की मदद से पेपर को उसी तरह देखती है जैसे डिफ ने किया था। पेपर पर उसे बहुत छोटा बारीक सा एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, एक बहुत छोटा सा, और तभी उसे इन्विजिलेटर की वो बात याद आती है, योर क्वेश्चन इज, फिर उसने कहा था एनी क्वेश्चन, यानी यही असली क्वेश्चन था। क्वेश्चन ही क्वेश्चन था। एग्जाम खत्म होते ही इन्विजिलेटर डिफ के साथ अंदर आता है। पता चलता है कि डिफ ही इस कंपनी का असली सीईओ है। ब्लॉन्ड उसे बताती है कि इस एग्जाम का आंसर नो है, क्योंकि इन्विजिलेटर ने पूछा था एनी क्वेश्चन और उसका असली जवाब था नो। इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड की बुद्धिमानी और काम नेचर से बहुत प्रभावित होता है और उसे जॉब दे देता है। लेकिन इस एग्जाम के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे देखकर ब्लॉन्ड का मन बदल जाता है। वह पूछती है, क्या इस तरह लोगों की जान लेकर एम्प्लॉयज चुनना सही है? इन्विजिलेटर मुस्कुराता है और कहता है कि किसने कहा कि ब्लैक मर चुका है। ब्लॉन्ड उसके पास जाकर देखती है ब्लैक सच में जिंदा था। गोली नहीं बल्कि एक खास दवा उसके शरीर में लगी थी जो जल्दी से उसके सेल्स को रीजेनरेट करके किसी भी इंजरी को ठीक कर देती है। असल में ये वही दवा थी जो किसी भी खतरनाक वायरस और म्यूटेशन को खत्म करने में सक्षम थी। कंपनी ने जानबूझकर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन बनाई ताकि वे एम्प्लॉयज की भावनाएं, नैतिकता, फैसला लेने की क्षमता और मानवता को परख सके, और ये सब क्वालिटीज ब्लॉन्ड में मौजूद थी। इसीलिए कंपनी उसे दोबारा जॉब एक्सेप्ट करने का प्रस्ताव देती है। सारी सच्चाई जानने के बाद ब्लॉन्ड सीईओ से प्रभावित होकर गर्व से जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो चलिए आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब कमरे की सारी लाइट्स आउट बोलने के बाद बंद हुई थी तो आपके हिसाब से ब्लैक को उस अंधेरे में क्या करना चाहिए था? आप अपना आंसर कमेंट में बताइए। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।